कंपार्टमेंट आता है। तो जरा देखो ध्यान से, आज हम बात करेंगे बेटा लेक्चर नंबर 6 के बारे में। वहां से हमने पीरियोडिक परमाणु त्रिज्या छोड़ा था ना, वहीं से आगे बढ़ेंगे। जहां से परमाणु त्रिज्या हमने छोड़ा था ना, वहीं से आगे हम बढ़ेंगे। चल रहा था बच्चों परमाणुवीय त्रिज्या, परमाणुवीय त्रिज्या, परमाणुवीय त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, ये अपना टॉपिक चल रहा था। तो हम बात कर रहे थे एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो कोई वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 1, वर्ग संख्या 1, तो हमने एटॉमिक साइज का ये क्रम लिख लिया था बच्चों कि अगर मैं लिथियम से सीजियम की ओर जाऊं, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, देन सीजियम, तो हमें पता है कि ऊपर से नीचे जाने पे कोश बढ़ते हैं। लिथियम के नीचे सोडियम, फिर नीचे पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम, क्योंकि आवर्त बढ़ रहा है ना, और आवर्त कोश को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर आकार बढ़ता चला जाएगा। सिमिलरली ये इसके बाद हमने देखा था ग्रुप नंबर 2, ठीक है। फिर इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि यार यहां पर भी सेम यही सीक्वेंस है। अगर मैं बेरिलियम से बेरियम की ओर जाऊंगा तो यहां पर भी आकार बढ़ता ही दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आपको एक नोट लिखवाया था। नोट में आपको क्या बोला था कि यार अगर आपको एस ब्लॉक में जितने भी धातु हैं इनका बढ़ता हुआ क्रम देखना हो तो जरा देखो ध्यान से। लिथियम के नीचे आता है सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। हमें पता है ऊपर से नीचे जाने पे आकार बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, इधर भी ऊपर से नीचे जाने पे आकार बढ़ रहा है, लेकिन बाएं से दाएं चलने पे आकार घटता है क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। तो इसका मतलब इनमें से ये तो नीचे वाले बड़े आकार के, ऊपर वाले छोटे आकार के, छोटे में भी सबसे छोटा ये इसका न्यूनतम आकार होता है, न्यूनतम आकार होता है। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं आकार घटेगा, उधर से आएंगे तो आकार बढ़ेगा, इसका आकार बड़ा होगा। लिथियम और मैग्नीशियम का आकार लगभग समान आता है, इनका आकार लगभग सेम। फिर मैग्नीशियम से जब हम सोडियम की ओर जाते हैं, मैग्नीशियम से जब हम सोडियम की ओर जाते हैं तो आकार में वृद्धि पाई जाती है। सोडियम से बड़ा होता है बेटा ये कैल्शियम, सोडियम से बड़ा होता है कैल्शियम, और कैल्शियम से स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब बड़े हैं। सोडियम से बड़ा होता है कैल्शियम और कैल्शियम से बड़ा है पोटेशियम। हाँ, लेकिन पोटेशियम कैल्शियम से ही नहीं, पोटेशियम कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम, बेरियम से भी बड़ा होता है पोटेशियम, ये ध्यान रखें। फिर उससे बड़ा रुबिडियम, फिर सबसे बड़ा सीजियम। तो एटॉमिक साइज का एक हमने यहाँ पर इस ब्लॉक में एक क्रम देख लिया कि यार सबसे छोटा बेरिलियम धातु होता है, फिर उसके बाद लिथियम धातु, फिर लिथियम और मैग्नीशियम आकार में लगभग समान होते हैं, फिर आता है सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आगे स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, बेरियम से भी बड़ा पोटेशियम, फिर रुबिडियम और सबसे बड़ा होता है सीजियम। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये अलग से नोट लगा के आपने लिखा, ये चीज क्लियर करनी है बेटा। तो एस ब्लॉक में ये आपको कॉन्सेप्ट समझना था जो मैंने कल आपको समझाया था, बट कल क्लास बंद हो गई थी कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो फिर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था। ओके, हाँ, अब इसके बाद की बात हम करेंगे। तो ये तो था अपना एस ब्लॉक, ये तो था बेटा अपना एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक के बाद इसी तरीके से हम बात करेंगे पी ब्लॉक के अंदर। एस ब्लॉक में कोई ज्यादा अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है ये, ठीक है। ये नॉर्मल सा ट्रेंड है जो यहाँ पर देखने को मिला, ये आपको अलग से चीज ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आता है बेटा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में अगर मैं आकार का क्रम देखूं तो ऊपर से नीचे जाने पे आकार बढ़ता है,
बाएं से दाएं जाने पे आकार घटता है घटता है। अक्रिय गैसें अपने आवर्त में सबसे बड़ी होती, पढ़ाया था मैंने। लेकिन वर्ग संख्या 13 के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ये वर्ग संख्या 13, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। एल्यूमिनियम का आकार गैलियम से बड़ा होता है, या मैं बोलूं गैलियम एल्यूमिनियम से छोटा होता है, या उसके लगभग समान आकार का होता है। ऐसा क्यों हो गया? इसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे कारण ये है कि बेटा गैलियम से जस्ट पहले क्या आ रहे हैं? डी ब्लॉक के तत्व। गैलियम से जस्ट पहले डी ब्लॉक के तत्व आ रहे, और डी कक्षक का परिरक्षण प्रभाव कमजोर होता है। क्या डी कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव कमजोर होता है? अगर परिरक्षण कम करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप खिसक के चले जाएंगे। नाभिक के समीप खिसक के चले गए तो इनका आकार छोटा हो जाएगा, और वही प्रभाव गैलियम पे पड़ता है क्योंकि जस्ट पास में ना, तो गैलियम पर भी ये प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसी वजह से गैलियम का आकार भी छोटा होकर के एल्यूमिनियम के बराबर या उससे छोटा होता है। ठीक है, अदरवाइज तो ऊपर से नीचे आने पे कोश बढ़ रहा था, आवर्त बढ़ जाता है तो कोश बढ़ जाता है। ठीक है, परंतु फिर भी छोटा आकार हो गया। तो क्या कारण था? उससे पहले डी ब्लॉक के तत्व उपस्थित थे। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर हम उस चीज को समझेंगे। पी ब्लॉक में जब हम ग्रुप नंबर 13 में जाते हैं, इसी में है दिक्कत, वर्ग संख्या 13 में। तो इसमें कौन कौन सा, इसमें हमें एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या होना चाहिए था कि बोरोन से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से बड़ा थैलियम होना चाहिए। परंतु ये तो गलत है, ऐसे लिख करके इसको काट लो, ये तो गलत है भाई। तो सही क्या है? सही ये है कि यार बोरोन से बड़ा एल्यूमिनियम है, लेकिन एल्यूमिनियम तो गैलियम से भी बड़ा है, गैलियम से भी बड़ा है एल्यूमिनियम, या लगभग बराबर है। ठीक है, इंडियम और फिर बाद में आता है थैलियम। तो ये ट्रेंड यहां पर फॉलो होता है। अब इसके पीछे आप जानना चाहेंगे कारण, तो क्या कारण है भाई इसका? इसका सिंपल सा कारण है संक्रमण संकुचन। संक्रमण संकुचन, इसके पीछे कारण है बच्चों संक्रमण संकुचन। अब ये संक्रमण संकुचन क्या भला है? ये संक्रमण संकुचन क्या भला है? आइए इसके समझते हैं। संक्रमण संकुचन क्या है कि यार 3D श्रेणी के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाता है, और डी कक्षकों के लिए परिरक्षण प्रभाव का मान बहुत कम होता है। परिरक्षण प्रभाव कम होगा तो आकार भी कम होगा, और इसी को कहा जाता है संक्रमण संकुचन, मतलब आकार में कमी। संक्रमण संकुचन कहलाती, इसी वजह से गैलियम का आकार एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। तो कारण क्या है कि जब 3D श्रेणी, देखो इसका कारण क्या है, देखो ऐसे लिख लेते, जब 3D श्रेणी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, जिसके लिए परिरक्षण प्रभाव, जिसके लिए बच्चों परिरक्षण प्रभाव का मान कम होता है, जिससे क्या होगा, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे आकार छोटा होता जाएगा, जिससे आकार में कमी आती है, जिससे आकार में कमी आती है, कमी आती है। यह संकुचन संक्रमण संकुचन कहलाता है। संक्रमण क्यों बोला? क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। संक्रमण, यह संकुचन संक्रमण संकुचन कहलाता है।
कहलाता है। इसी कारण से गैलियम का आकार एल्यूमिनियम के लगभग समान या छोटा होता है या कम होता है। एलो जी एलो, ये लिख दिया, खत्म। तो सिर्फ और सिर्फ इसी में, और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि गैलियम का आकार एल्यूमिनियम के लगभग समान या उससे छोटे होने के पीछे कारण क्या है? उससे पहले डी कक्षकों की उपस्थिति, डी ब्लॉक के तत्वों की उपस्थिति, क्योंकि डी ब्लॉक में जो तत्व जाते हैं वो डी उपकोष में जाते हैं या डी कक्षक में जाते हैं, जिसके लिए परिरक्षण प्रभाव का मान कम होता है। परिरक्षण कम होगा तो आकार में कमी आएगी, और उसी वजह से इनके भी आकार में कमी आने लगती है, क्योंकि डी ब्लॉक के जस्ट बाद ही तो ये पी ब्लॉक आ रहा है, वर्ग संख्या 13। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका संक्रमण संकुचन। हाँ जी, समझ में आया? तो ये सिर्फ बोरोन परिवार में होता है, ग्रुप नंबर 13 में होता है, वर्ग संख्या 13 में होता है। 14, 15, 16 में कहीं कोई अपवाद नहीं है। जैसे कि देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं वर्ग संख्या 14 के बारे में, तो आप खट से बता दोगे कि अगर हम कार्बन से चले सिलिकॉन, फिर चले जर्मेनियम, फिर चले हम टिन, फिर हम चले प्लम्बम, लेड, तो आकार बढ़ता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगर हम चले यहाँ पर वर्ग संख्या 15 में, ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। तो ये खत्म हो गया, पी ब्लॉक में कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, हाँ, अक्रिय गैस का आकार अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है। अगर मैं इधर से उधर चलूं, जैसे कि लिथियम वाले वर्ग, लिथियम वाले आवर्त में चलूं नियोन तक, तो नियोन सबसे बड़ा। ठीक है, ऐसे। ठीक, ओके। तो टी ब्लॉक में तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। बाकी अब आते हैं डी ब्लॉक के अंदर, अब आते हैं डी ब्लॉक के अंदर। तो डी ब्लॉक में भाइयों वापस से आएंगे इसमें कुछ अपवाद, तो वो हमें समझने हैं। डी ब्लॉक में अब डी ब्लॉक में हम आवर्त में भी चलेंगे और फिर वर्ग में भी चलेंगे। ठीक है, तो दोनों दिशाओं में देखेंगे। तो डी ब्लॉक में एक श्रेणी इंपॉर्टेंट है, 3D श्रेणी। बस 3D श्रेणी को समझना है, बहुत ही आराम से समझेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। 3D श्रेणी को समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, और यकीन मानो बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से पूछ लिए जाते तुम्हारे। तो आवर्त में अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3D श्रेणी। अब 3D श्रेणी कौन सी होती? स्कैंडियम से जिंक वाली। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंको नहीं, क्यों जान जलाते हो? तो जरा देखो ध्यान से, जब हम स्कैंडियम से जिंक की ओर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में प्रवेश करने लगता है। याद है तुम्हें? स्कैंडियम 21 नंबर पे आता है, तो इसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, इसमें डी में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसमें डी में 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। यहाँ D4 होता, परंतु हमें पता है D4 से ज्यादा स्थायी होता है D5, तो यहाँ D5 हो जाता है। फिर यहाँ पे भी D5 रहता है, यहाँ D6 होता है, यहाँ D7 होता है, D8, यहाँ D9 होता, परंतु D9 D10 के मुकाबले लेस स्टेबल है, तो D10 हो जाता है। फिर यहाँ पे भी D10 हो जाता है। तो अब जरा देखो ध्यान से रसगुल्लो, कहने का मुद्दा यह है कि जब हम स्कैंडियम से क्रोमियम तक चले, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जब हम चले, तो ये ऊपर वाला नहीं बनाना है आपको, बस यही बनाना है। ये ऊपर वाला नहीं बनाना है, बस उसको समझना। ये है तुम्हारे पास डी कक्षक। हम इधर से उधर जा रहे हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है, 21, 22, 23, 24। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जैसे कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन,
टाइटेनियम में 2 हो गए, वेनेडियम में 3 हो गए, डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, फिर क्रोमियम तक 5 हो गए। तो जब हम स्कैंडियम से क्रोमियम तक जा रहे हैं तो नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग कमरों में है, अलग अलग कक्षकों में है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जेड इफेक्ट सीधा सीधा बढ़ रहा है। और जेड इफेक्ट क्या है? नाभिकीय आकर्षण। मतलब जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आकार में कमी आएगी, अर्थात आकार घटेगा। मतलब स्कैंडियम से जिंक तक जाने में आकार में कमी आएगी। परंतु उसके बाद मैंगनीज से लेकर के देखो निकल, यहां अलग ट्रेंड होता है। मैंगनीज में D5 तक हो गया। अब Fe में 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन तो सिंगल भर दिए, अब छठा इलेक्ट्रॉन किसी के साथ जोड़ा बना के रहेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन सीधे भर दिए तो छठा इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले कक्षक में, वो भी विपरीत चक्रण में। तो छठा, फिर 7वां, फिर 8वां। तो अब क्या हो रहा है? बाएं से दाएं चल रहे हैं, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है कि नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। क्यों? परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। ये 25 नंबर पर, ये 26 नंबर पर, ये 27 पर, ये 28 पर, ये 29 पर, ये 30 पर। तो जेड इफेक्ट तो बढ़ रहा है, परंतु एक और प्रभाव बढ़ रहा है, प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। ये बोलिए हाँ नहीं जेड इफेक्ट तो चाहेगा आकार कम करो यार, पास पास रहो। नहीं हम नहीं रहेंगे, हम तो समान आवेश वाले, हम तो पास पास रहेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो जेड इफेक्ट है उसको बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। ये जेड इफेक्ट को बैलेंस कर देता है बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। जिससे क्या होगा? इन सबके लिए जेड इफेक्ट समान ही आएगा। इन सबके लिए जेड इफेक्ट क्या आएगा? लगभग समान रहता है, लगभग समान रहता है। अगर जेड इफेक्ट के मान में कोई चेंज ही नहीं आ रहा बाएं से दाएं जाने पर, तो कोष तो बढ़ नहीं रहे, तो आकार भी सेम ही रहेगा, आकार भी लगभग समान रहता है। परंतु जैसे ही हम कॉपर से जिंक की ओर जाते हैं तो अब हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन, अब प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाएगा। जेड इफेक्ट बढ़ रहा था लेकिन अब प्रतिकर्षण उससे ज्यादा प्रभावी हो गया, अब प्रतिकर्षण की ज्यादा चलेगी। तो जेड इफेक्ट की तुलना में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ये ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? आकार बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब स्कैंडियम से हम क्रोमियम तक चले कोई प्रतिकर्षण नहीं था, हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में थे, तो सिंपल जेड इफेक्ट बढ़ रहा था, आकार घट रहा था। बाएं से दाएं चलने पे जेड इफेक्ट बढ़ता है, पढ़ाया है मैंने आपको। लेकिन यहां से यहां तक भी जेड इफेक्ट बढ़ता है। परंतु अब क्या हो रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन जैसे ही भर रहे हैं तो उनमें प्रतिकर्षण, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण इस जेड इफेक्ट को बैलेंस कर देता है। इसलिए सबके लिए जेड इफेक्ट समान आता है इनमें, और इनका आकार भी सेम ही आएगा। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, इसलिए आकार बढ़ जाता है। ये डी ब्लॉक में भी तुम्हें पढ़ने को मिलेगा जब हम डी ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th का। ओके, तो ये ध्यान रखें, आवर्त में ये कॉन्सेप्ट है। सिर्फ 3D श्रेणी वाला ध्यान रखना है। लिखिए बच्चों और समझिए, ऊपर वाला नहीं बनाना है, बस ये बनाना है। ये तो आपके ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, वरना फिर 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो तुम्हें पता नहीं चलेगा ना कि किसके लिए था ये। कि यार जो संक्रमण था, संक्रमण संकुचन, ये डी ब्लॉक के अंदर लगता है, लेकिन उसकी वजह से वहां पे भी आकार में कमी आई, सिकुड़न थोड़ा वहां पे भी हुआ। अब आगे तो ये डी ब्लॉक में हमने आवर्त में देखा। अब ऊपर से नीचे देखेंगे तो वर्गों में। तो वर्गों में देखो, एफ ब्लॉक की शुरुआत होती तीसरे वर्ग के बाद। एफ ब्लॉक की शुरुआत होती तीसरे वर्ग के बाद। तीसरे में तो कोई नहीं आता है ब्लॉक, नहीं आता तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो वर्ग 3 या थर्ड बी। अगर मैं इनका एटॉमिक साइज देखूं, जैसे कि क्या आता है इसमें, सुजुकी, यामाहा, लाओ, एसी, तो इनका आकार ऊपर से नहीं चलने पे बढ़ता चला जाएगा। सुजुकी, यामाहा, लाओ, एसी। स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम। स्कैंडियम,
यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, साइज बढ़ता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इसके बाद के वर्ग 4 से लेकर के 12, इनमें डिफरेंट टाइप का ऑर्डर होता है। इसमें तो सिंपल सा 3D श्रेणी का आकार छोटा, 4D का बड़ा, 5D का बड़ा, 6D का सबसे बड़ा। सेम यहां पर बेटा वो क्रम फॉलो नहीं होता। यहां पर 3D श्रेणी का तो आकार छोटा होता है, लेकिन उससे बड़ा होता है 4D का, वो तो ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन 4D से बड़ा 5D का न होकर के लगभग समान आकार हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि यार यहां जरा देखो ध्यान से, इस वाले वर्ग में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम ऊपर से नीचे चलेंगे आकार बढ़ेगा। लेकिन यहां से 4 से लेकर के 12 तक, इसमें ये 3D श्रेणी है, ये 4D श्रेणी है, ये 5D श्रेणी है। 3D श्रेणी के आकार 4D की तुलना में तो छोटे हैं, लेकिन 4D और 5D का आकार सेम हो जाता है। क्या कारण है अभी मैं आपको बताऊंगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को कि यार ये 3D श्रेणी का तत्व, ये 4D का, ये 5D का, तो मैं बोलूंगा टाइटेनियम छोटा है क्योंकि 3D श्रेणी में, जर्कोनियम उससे बड़ा है, हाँ, लेकिन जर्कोनियम और हाफनियम का आकार लगभग समान आ जाता है ऐसे। अब देखो ध्यान से, समान आ जाता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है लेंथेनाइड संकुचन। कारण है लेंथेनाइड संकुचन। कारण है लेंथेनाइड संकुचन। क्यों? क्योंकि 5D श्रेणी में हम जैसे गए थे ना, उससे जस्ट पहले एफ ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं, अभी बताऊंगा। लेंथेनाइड संकुचन, और जैसे कि एक उदाहरण देखिए मैं बताता हूं, टाइटेनियम, जर्कोनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, इनमें आकार का क्रम देखा जाए तो आकार टाइटेनियम का छोटा होगा क्योंकि 3D श्रेणी में आता है, जर्कोनियम का बड़ा 4D श्रेणी में, लेकिन जर्कोनियम और हाफनियम का सेम हो जाता है। कारण है लेंथेनाइड संकुचन। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है? क्वेश्चन लिखो, लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है? लेंथेनाइड संकुचन, ये तुम्हारे डी ब्लॉक में भी आएगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ठीक है, इसके प्रभाव बताएं। अब पहले इसको समझिए, लेंथेनाइड संकुचन क्या है। तो जरा देखो ध्यान से, लेंथेनाइड संकुचन लगता है लेंथेनाइडों में। जरा देखो, लेंथेनम आता है बेटा, अब समझना, लेंथेनम आता है 57 नंबर पर। तो लेंथेनम के पश्चात आने वाले 14 तत्व, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम, 58 से लेकर के 71, लेंथेनम के पश्चात आने वाले 14 तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में प्रवेश करता है। F कक्षक में प्रवेश करता है। चूंकि हम जानते हैं F कक्षक का परिरक्षण तो सबसे दुर्बल होता है भाई, SPDF 4 कक्षक थे, हमने पढ़ा था F कक्षक का परिरक्षण सबसे वीक होता है, हाँ या ना? F कक्षकों का परिरक्षण सबसे वीक होता है, अर्थात इसके इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत नजदीक खिंचते हुए चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इनके आकार में जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार में कमी आएगी, क्योंकि एक तो बाएं से दाएं जा रहे हैं, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, दूसरा इनका परिरक्षण प्रभाव बहुत दुर्बल है, तो आकार बहुत तेजी से कम होता है इनका, और उसी का प्रभाव
बाकी उसके जस्ट बाद आने वाले तत्व में पड़ता है। ये यहां तक एब्लोक 57, 58 से लेके 71, फिर 72वां आता है हाफ नियम। तो इस वजह से इसका भी आकार कम हो जाता है, और आकार इतना कम होता है कि उसके ऊपर होता है जरकोनियम, उसी के बराबर हो जाता है। लेंथेनम 57, लेंथेनम के पश्चात आने वाले 14 तत्वों, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम, 58 से लेकर बेटा 71, आने वाले 14 तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में प्रवेश करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में प्रवेश करता है। चूंकि हम जानते हैं कि F कक्षक का परिरक्षण प्रभाव सबसे दुर्बल होता है। F कक्षक का परिरक्षण प्रभाव सबसे वीक होता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं F कक्षक का परिरक्षण प्रभाव सबसे दुर्बल होता है। तो जरा देखो ध्यान से, तो F ब्लॉक में बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है एवं F कक्षक के अपर्याप्त F कक्षक के 4F कक्षक, क्योंकि ये 4F वाला था ना, 4F कक्षक के अपर्याप्त परिरक्षण के कारण आकार में कमी आती है। इसे ही भाई लेंथेनाइडों के आकार में कमी, क्योंकि लेंथेनाइडों में 4F में जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आकार में कमी आती है, इसे ही लेंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। लेंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। ये तुम्हारे 12th का टॉपिक है बेटा, प्योर 12th का टॉपिक है, लेंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। ठीक है, ये तो परिभाषा हुई। लेंथेनाइड संकुचन क्या है? व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? ओके, तो लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्वों में देखा जाता है, लेंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। अब इसी के कारण 4D श्रेणी, इसी के कारण 5D श्रेणी के तत्वों का आकार 4D श्रेणी के तत्वों के समान होता है। ठीक है, तो ये कारण था उसका लेंथेनम के। बट जर्कोनियम और हाफनियम का आकार समान होता है, तो कारण क्या है? लेंथेनाइड संकुचन। और लेंथेनाइड संकुचन क्या है? 4F कक्षकों द्वारा अपर्याप्त परिरक्षण। 4F कक्षकों द्वारा अपर्याप्त परिरक्षण, वो पर्याप्त परिरक्षण नहीं कर पाते, अपर्याप्त परिरक्षण करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खींचे चले जाते हैं, तो आकार छोटा हो जाता है। तो ये होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने यहां पर क्या समझ लिया? आकार समझ लिया।
हमने यहाँ पर आकार समझ लिया। परमाणु त्रिज्या 4 प्रकार की होती थी, आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, वान डर वाल त्रिज्या। उनमें से हमने ये समझा कि वान डर वाल सबसे बड़ी है, फिर धात्विक है, फिर सहसंयोजक है। ठीक है, ओके। और वान डर वाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या की दुगनी होती है, ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। फिर उसके अंदर कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले आए, उनको देखा। फिर परमाणु त्रिज्या कौन कौन से कारकों के ऊपर डिपेंड करती है, उनको समझा। उसका आवर्ती सारणी में विचलन क्या होता है वो समझा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उनका ट्रेंड देखा, अलग अलग तरीके से क्या होता है उसको फॉलो किया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ अपवाद वगैरह तो नहीं है, वो हमने किए। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? क्या इतनी बातें क्लियर हुई? अब कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए। हाँ जी, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन परमाणु आकार का सही क्रम होगा। आपको इनका क्रम बताना है उनके सामने। ठीक है, जैसे कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इनका क्रम बताओ सामने लिख करके। सही, ठीक है। C4 माइनस, ठीक है, N3 माइनस, O माइनस 2 और F माइनस, ठीक है। यहाँ पर लिखा मैंने Li प्लस 1, Mg प्लस 2, Na प्लस, ठीक है, और यहाँ पर L प्लस 3। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। Na प्लस, Mg प्लस 2, L प्लस 3, Si प्लस 4, ठीक है। Fe प्लस 2, Fe प्लस 3, आराम से बता देंगे। Na प्लस, Na माइनस, G, H प्लस, H माइनस, H, I प्लस, I माइनस, I, H माइनस, F माइनस, O माइनस 2, बस अभी पलट रहा हूं, J, H माइनस, F माइनस, Cl माइनस। हाँ जी, इसमें अपन एक क्रम देखेंगे। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम बात करें एटॉमिक साइज का क्रम क्या होगा, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, कल एटॉमिक साइज का क्रम, तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, तो ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा, आकार बढ़ेगा। तो यार F माइनस छोटा है क्योंकि दूसरे आवर्त में आता है, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर I माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि कोश बढ़ रहे हैं ना, फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या होगा। यार देखो, सब एक ही आवर्त में आते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सब सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। सब में 10-10-10-10 इलेक्ट्रॉन है, करवाया हुआ है क्वेश्चन। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है, आकार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है। यहाँ पे F माइनस का छोटा होगा, फिर इसके बाद आ जाएगा O2 माइनस, फिर आ जाएगा N3 माइनस, फिर सबसे बड़ा आ जाएगा C4 माइनस, ठीक है, ओके। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इस वाले को करें उससे पहले डी वाला देख लेते हैं, ठीक है। एटॉमिक साइज, धनावेश बढ़ने पर आकार घटता जाता है, धनावेश बढ़ने पर आकार घटता जाता है। ये सब एक ही आवर्त के पास पास के हैं, तो उस पे धनावेश सबसे कम, फिर इस पे ज्यादा, फिर इस पे ज्यादा, इस पे सबसे ज्यादा, तो आकार घटता जाएगा। अर्थात Si प्लस 4 सबसे छोटा होगा, फिर Al3 प्लस होगा, फिर Mg2 प्लस होगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, एटॉमिक साइज, ओके। अब जरा देखो ध्यान से रसगुल्लो, मैंने आपको शुरुआत में यहां पे जरा देखो, मैंने आपको क्या बोला कि लिथियम और मैग्नीशियम समान आकार के होते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम का आकार सेम होता है। इस पर अगर मैं +1 लगा दूं तो Mg +1 लिथियम +1 के बराबर है, क्योंकि दोनों उदासीन में बराबर थे। लेकिन इस पर आवेश लगा दिया मैंने +2, अब तो इसका आकार छोटा हो गया ना, तो लिथियम प्लस बड़ा है मैग्नीशियम +2 से,
भाई उदासीन में दोनों बराबर थे, इधर आवेश कम इधर आवेश ज्यादा बढ़ा दिया तो ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उदासीन में बराबर है, आवेश में थोड़ी ना बराबर रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से समझो, कहा गया ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। लिथियम +2, हालांकि दूसरे आवर्त में आता है, ये दूसरे आवर्त में आता है, सेकंड आवर्त का तत्व है, ये थर्ड आवर्त का तत्व है, मानते हम इससे ज्यादा कोश इसमें है, परंतु यहां आवेश जस्ट डबल है, यहां +1 है तो यहां +2 है, आवेश ज्यादा फर्क डालता है। तो इस वजह से यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा कि लिथियम तो बाबू, लिथियम का यहां ऊपर से यहां लिख लेना कि जो लिथियम प्लस है वो मैग्नीशियम +2 से भी बड़ा है, और मैग्नीशियम +2 किससे बड़ा है, मैग्नीशियम +2 एल्यूमिनियम से ही बड़ा है, सबसे बड़ा सोडियम है। देखो ध्यान से यहां पर ये तीनों के तीनों आते हैं आपके तीसरे आवर्त में, ये आते हैं आपके थर्ड आवर्त में, ये थर्ड आवर्त के तत्व है। लेकिन लिथियम मैग्नीशियम +2 से बड़ा है, तो भैया वो तो एल्यूमिनियम से भी वैसे बड़ा आ गया ना, तो यहां पे इसका ट्रेंड आएगा, सबसे छोटा होगा एल्यूमिनियम +3 आवेश, फिर उससे बड़ा होगा मैग्नीशियम 2+, फिर मैग्नीशियम +2 से बड़ा है आपके लिथियम प्लस, लिथियम दूसरे आवर्त में उसी के जस्ट नीचे आता है सोडियम, तो फिर आएगा Na+। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पे जरा देखो, यहां जरा देखो Fe+2 Fe+3, तो आवेश बढ़ता जा रहा है, साइज घटता जाएगा, तो Fe3+ सबसे छोटा, फिर Fe2+, फिर यहां पर Fe आ जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस, Na+, ये सोडियम उदासीन वाला, ये धनावेशित वाला, ये ऋणावेशित वाला। तो हमने पढ़ा है धनावेशित आयन सदैव अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है, ये धनावेशित है ये उदासीन है, और ऋणावेशित सदैव बड़ा होता है। तो यहां पर एटॉमिक साइज का ट्रेंड बिल्कुल सिंपल है कि सर Na+ छोटा, फिर Na और Na- बड़ा, सेम 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 एटॉमिक साइज यहां पर भी आ जाएगा कि सर H+ छोटा, फिर H, फिर H-, ठीक है, फिर यहां पर I+, I और I-, फिर यहां पे जरा देखो ध्यान से, पता है जब H- बनता है, ये H- कब बनता है, जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। हाइड्रोजन बिल्कुल छोटा सा था, इतना छोटा सा था, इतना छोटा सा परमाणु बेचारा, अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन आपने एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, तो भाई छोटे सा इलेक्ट्रॉन है, छोटा सा तो कमरा है, उसमें दो जने कैसे रहोगे आप, धक्का मुक्की, उसका आकार और बढ़ जाएगा। मतलब हाइड्रोजन ने जैसे इलेक्ट्रॉन लिया तो H- का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर ये H है तो ये H- है, ठीक है, उसका आकार और बढ़ जाएगा। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, और आकार इतना बढ़ जाता है कि वो Cl- से ही बड़ा हो जाता है। तो जरा देखो ध्यान से, H-, F-, O-2, ये दोनों तो सम इलेक्ट्रॉनिक है, F- से बड़ा होता है O-2, आई नो, ये हम जानते हैं, लेकिन H- सबसे बड़ा होगा। अगर हम यहाँ पे इसका क्रम लिखें तो हम क्या सोचते कि सर H तो पहले ही आवर्त में आता है, ये सबसे छोटा, फिर F-, फिर इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा, ये बड़ा, ये होता, परंतु इसको लिख करके काटो, ये नहीं होगा, इसके बजाय क्या होगा, इसके बजाय ये होगा कि यार H- तो सबसे बड़ा होता है F-, फिर O-2 और फिर सबसे बड़ा होता है H-। अभी कारण भी लिखवा दूंगा, ठीक है, ये वाला करेक्ट है, और उसी वजह से ये यहां पर भी आएगा।
ठीक है, यहां पर भी एटॉमिक साइज क्या होगा कि F माइनस Cl माइनस, Cl माइनस से भी बड़ा होता है H माइनस। ये ध्यान रखना है, इसीलिए इन पे स्टार लगवाया है, इसीलिए इन पर स्टार लगवाया हुआ है। ठीक है, H माइनस साइज में बड़ा होता है, H माइनस का आकार Cl माइनस से भी बड़ा होता है। लिख लेना इसको। तो आकार में ऐसे वेरिएशन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, एकदम मचाना चाहिए। ठीक है, तो ये जे तक ये हो गए। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? कैसे कैसे वेरिएशन आ रहा है, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अब आगे देखो, अब आगे देखो, जे के एक और देख लो के। जैसे कि तुमसे बोल दिया जाए ये कुछ आयन तुम्हें दे दिए जाए, अब इनका आकार बताओ। तो जरा देखो ध्यान से, इनके आकार का क्रम बताना ही बहुत आसान है। ये सब इलेंथेनम को छोड़ करके सारे एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक में क्या होता है, आकार घटता जाता है, आकार पहले से घटता जाएगा। तो सिंपल सी बात है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। मतलब एटॉमिक साइज का क्रम क्या आएगा, सबसे बड़ा आकार होगा लेंथेनम प्लस 3 आयन का, फिर सीरियम 3 प्लस आयन का, फिर यहाँ पर पीएम प्लस 3 आयन का, फिर यहाँ पर EU प्लस 3 आयन का, फिर यहाँ पर YB 3 प्लस आयन का। बस ये कॉन्सेप्ट पता था तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर पाते हैं कि यार ये किस तरीके से आते हैं, क्या सीक्वेंस होता है इनका। वो सीक्वेंस पता है तो हम अच्छे से डेफिनेटली लगा लेंगे। तो ये था बेटा एटॉमिक साइज के ट्रेंड को समझना, परमाणु आकार को समझना। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया। जैसे कि अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, JKL। जैसे कि मैंने ले लिया Li प्लस, ठीक है, Li प्लस ले लिया, फिर मैंने ले लिया यहाँ पर ये Li प्लस ले लिया, फिर मैंने ले लिया यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे वही L प्लस 3, यहाँ पे ले लिया Mg2 प्लस, और यहाँ पे ले लिया मैंने आपका Ba2 प्लस। अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, सिंपल सी बातें देखनी है, सिंपल सी बातें देखनी है यार। ये चारों तो हमने पहले देखे हुए हैं, इन चारों का तो ऑर्डर हमें देखा। बस बेरियम को कहाँ रखो, बेरियम कहाँ आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, छठे आवर्त में आता है भाई। ये 6th आवर्त में आता है। और ये लल्लू पंजू कौन से आवर्त के सारे के सारे, ये दूसरे आवर्त में आता है। अब आवर्त बहुत ज्यादा गैप आ गया, ये तीनों के तीनों आते हैं 3rd आवर्त में। उनसे तीसरे 3 आगे 2 आगे वाले आवर्त में वो आता है। तो उसमें तो कोश ही बहुत ज्यादा हो गए ना, वहां तो बहुत ही ज्यादा कोश हो गए। इस वजह से इन सबसे बड़ा तो वही आएगा। तो एटॉमिक साइज सबसे छोटा एल्यूमिनियम प्लस 3, फिर उससे बड़ा मैग्नीशियम प्लस 2, फिर उससे बड़ा Na प्लस, उससे बड़ा लिथियम प्लस। ठीक है, याद है पढ़ाया था। फिर उससे बड़ा Na प्लस, और उससे ही बड़ा होता है आपका Ba2 प्लस, क्योंकि वो तो छठे आवर्त में आ गया, तो कोश ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया उसमें। तो ये था आपके आकार के अलग अलग क्वेश्चंस जो कि बनते हैं। ये तो नीचे है, देख ध्यान से, इन दोनों में देख, लिथियम और मैग्नीशियम एक के जस्ट नीचे दूसरा है, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
लेकिन ये तीसरे आवर्त में वो भैया छठे आवर्त उसमें 6 कोष है, इसमें 3 ही कोष है। समझ में आया कि यार इसमें 1 2 3 कोष है मैग्नीशियम में, लेकिन बेरिलियम में कितने 1 2 3 4 5 6, तो छोटा भी होगा तो इतना छोटा नहीं होगा उसका साइज। ठीक है, तुम्हारे पास एटॉमिक साइज पर सारा बखान, एटॉमिक साइज पर सारा बखान, ये था एटॉमिक साइज से रिलेटेड सारी चीजें। अच्छा क्लियर हो गया ना। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। JKLM, जैसे कि तुमसे पूछ ले हाइड्रोजन और हीलियम में कौन बड़ा, ऐसे नॉर्मल फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। हाइड्रोजन सिर्फ बाएं से दाएं जाने पे आकार घटता है, लेकिन हीलियम तो अक्रिय गैस है और अक्रिय गैसों का आकार तो अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो नियोन सबसे बड़ी, अपने आकार में सबसे बड़ी। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या होगा भाई, बेरिलियम बाएं से दाएं चलने पे आकार घटता है, फ्लोरीन सबसे छोटा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन से बड़ा कार्बन, कार्बन से बड़ा बोरोन, बोरोन से बड़ा बेरिलियम, बेरिलियम से बड़ा लिथियम और सबसे बड़ा नियोन। नियोन एक अक्रिय गैस है, उसके लिए वान डेर वाल त्रिज्या मापी जाती है। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? समझे। परंतु अगर यही क्वेश्चन ऐसे घुमा, MLO ऐसे घुमा के दे दिया जाए, जैसे कि SR-2 Cl-R, अब क्या इनमें से आप आर्गन का आकार सबसे बड़ा मानोगे? ये सब मैंने ऐसे आयन लिए हैं जो सम इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉन है सब। सम इलेक्ट्रॉनिकों में जिसपे जितना ज्यादा ऋणावेश होता है उसका साइज उतना बढ़ जाता है। ये तो सब उदासीन वाले थे ना, अब तो आर्गन के अगल बगल में देखो आवेशित आयन है। तो यहां पर जो एटॉमिक साइज होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, उसका आकार देखो सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा कैल्शियम 2+, फिर पोटेशियम प्लस, फिर आर्गन, फिर उससे बड़ा आ जाएगा Cl-, फिर उससे बड़ा आ जाएगा S2-। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है उन पे, ये उदासीन वाला है। समझे कि नहीं समझे बाबू? ये अंतर है। ठीक है, तो आई होप इतने क्वेश्चंस काफी है। इस प्रैक्टिस को यहीं पे रोकते हैं, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आयनन ऊर्जा। तो हेडिंग डाल लो बढ़िया से प्यारे बच्चों, आयनन ऊर्जा। अब आगे बढ़े तो ही मजा आता है। 2 वे इंटरेक्शन जितना बढ़िया होगा उतना अच्छा रहेगा। अब आगे, तो अब हम बात करेंगे इसके बाद आयनन ऊर्जा के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा बोलो या आयनन एंथैल्पी बोलो या आयनन विभव बोलो, एक ही बात है। आयनन ऊर्जा बोलो, आयनन एंथैल्पी बोलो या आयनन विभव बोलो, एक ही बात है। ओके, इस टॉपिक से भी हर साल छोटा छोटा क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये काम में आएगा। तुम्हारे ऑर्गेनिक में भी काम आएगा। ओके, इस चैप्टर में तो काम आएगा ही आएगा, तुम्हारे ऑर्गेनिक में काम आएगा, तुम्हारे डीएनए ब्लॉक में एक कॉन्सेप्ट काम आएगा, तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग में एक कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो इसको तो ढंग से करना ही पड़ेगा तुम्हें। आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल
ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसीलिए इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, या तो आईई बोलते हैं या आईपी बोलते हैं। आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा आईपी का क्रम क्या होगा, आईई का क्रम क्या होगा, आईई का बढ़ता क्रम बताएं, आईपी का बढ़ता क्रम बताएं, दोनों का अर्थ एक ही है। आपसे आयनन ऊर्जा का या आयनन विभव का क्रम पूछा जा रहा है, जो कि एक ही चीज होती है, कुछ अलग नहीं होती है। तो पहली बात तो इन शब्दों को यहीं क्लियर कर लो, आईई मतलब आयनन ऊर्जा, आईपी मतलब आयनन विभव, दोनों एक ही होता है। हाँ, तो क्या होता है ये, किसी भी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा उसको देनी पड़ती है, किसी भी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, उसी दी गई ऊर्जा को क्या कहा जाता है, आयनन ऊर्जा कहा जाता है। जैसे कि मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं कि भैया समझ लो समझ लो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो ये जो मेरे बोली गई ये भी तो एक तरह की एनर्जी है, ताकि आप सही ट्रैक पर आओ, आपकी जो बुरी चीजें हैं उनको छोड़ करके आप सही ट्रैक पर आओ। तो ये दी गई ऊर्जा ही क्या है, कहीं ना कहीं आयनन ऊर्जा है। तो उसी तरीके से यहां पर कोई परमाणु है, उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा मुझे चाहिए वही ऊर्जा होती है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। तो ये क्या है, किसी विलगित गैसीय परमाणु, किसी विलगित गैसीय परमाणु, विलगित का मतलब कोई अलग से पड़ा हुआ है, उस परमाणु अलग जो सब किससे बॉन्डेड नहीं है, किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, बाह्य कोश से निकलता है, क्योंकि सबसे ढीला वही बंदा होता है नाभिक से। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई या निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाता है। ठीक है, परिभाषा तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें पता हो। तो कोई भी परमाणु है गैसीय अवस्था में परमाणु एकदम मुक्त हो जाता है। भाई सॉलिड में तो वो एक साथ जुड़ा होता है, गैसों के बीच में क्या होता है, आकर्षण कम होता है, तो गैसीय परमाणु गैसीय अवस्था में लेते हैं। तो गैसीय अवस्था में इस परमाणु को हमने लिया, गैसीय परमाणु है, कोई उदासीन गैसीय परमाणु है, इसको हमने आयन में बदला। आयन में मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस हिसाब से धनावेश आ जाएगा। तो ये काम अपने आप नहीं होता, कोई भी इंसान अपने आप नहीं सीखता है, उसको ठोकर खानी पड़ती है, उसको लगेगा तभी वो कुछ सीखेगा। तो उसी तरीके से ये सबके लिए लागू है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए लागू है। ओके, तो यार यह परमाणु जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो अपने आप से नहीं निकालेगा, इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। वही रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है या आईपी कहलाता है। समझ में आया? ओके, यहां पर ये आईई, यहां पर ये आईई क्या है या आईपी क्या है, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। तो ये परिभाषा हुई आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। अब बोल दो तो तुम फटाफट से समझ जाओ कि यार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक विभव आयनन ऊर्जा है, आयनन विभव है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसका मात्रक क्या होता होगा, तो जरा देखो ध्यान से। मात्रक ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का ही मात्रक आपको लेना है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलो जूल, किलो कैलोरी, बस वही मात्रक इसका, किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तो ऊर्जा का मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, ये इसके मात्रक होते हैं।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, ये इसके मात्रक होते हैं। तो आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव, ये सारी चीजें आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये सारे पहलू आपको समझने पड़ेंगे। अब आगे की बात, अब आपने सुना होगा प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव या प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, सुना होगा कुछ नहीं तो। ये क्या होती है, तो आओ उसके बारे में बात करें। क्रमागत आयनन ऊर्जाएं, क्रमागत आयनन ऊर्जाएं, क्रमागत आयनन ऊर्जाएं या आयनन विभव। तो ये क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है या रिक्वायर्ड विभव है वही है। जैसे कि देखो ध्यान से, मैंने क्या लिया, ए गैसीय परमाणु लिया, इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी यहां पर ऊष्मा हमें देनी पड़ रही है या जो ऊर्जा देनी पड़ रही है, वही क्या कहलाएगी, आपके आयनन विभव कहलाएगा या आयनन ऊर्जा कहलाएगी। तो यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि IE1, ठीक है। IE1 क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा बोले तो प्रथम आयनन विभव, प्रथम आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा, या इसको IP1 भी बोल सकते हैं, IP1 बोले तो प्रथम आयनन विभव। दूसरा, जैसे ही हमने A से A+ बनाया तो अब अगला इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा A+ से। मैंने क्या किया, वापस से इलेक्ट्रॉन निकाला, अब एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो एक आवेश और चढ़ गया, 2+ हो गए। तो अब वापस से मुझे पहले यहां पर IE1 ऊर्जा लगानी पड़ी, प्रथम आयनन ऊर्जा, यहां IE2 लगानी पड़ी। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा, उसको बोलेंगे IE2, द्वितीय सेकंड आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा। इसी तरीके से एक और निकाल देते हैं, सपोज करो अगला इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा, तो फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अब ये A 3+ हो गए इस पर। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा IE3, तो ये कहलाएगी आपके तृतीय आयनन ऊर्जा, थर्ड आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। तो ये हमने समझा। तो इलेक्ट्रॉन निकालना किसी भी परमाणु में से हमें हर बार ऊर्जा देनी पड़ रही है, तो ये एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। जब भी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। आप पर सिस्टम को ऊर्जा दे रहे हैं, सिस्टम ऊर्जा ले रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रक्रम ऊष्मा शोषी होता है, ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक होता है। अच्छा, अब ऊर्जा तो हमें देनी पड़ रही है, लेकिन क्या हर बार समान ऊर्जा देनी पड़ेगी? भाई 50 जूल इसमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्या अगली बार ही 50 देनी पड़ेगी या उससे कम देनी पड़ेगी, या अगली बार भी 50 ही देनी पड़ेगी या उससे कम देनी पड़ेगी या ज्यादा देनी पड़ेगी? तो जरा देखो ध्यान से, यही है आपके क्रमागत आयनन ऊर्जा, IE1, IE2, IE3, क्रमागत इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जाएं। अब इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब अगली बात, इनका क्रम क्या होगा, कहां पे ऊर्जा ज्यादा लगेगी? तो अब जरा देखो ध्यान से सुनो। आकार, यार हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकाला था गैसीय परमाणु जो कि उदासीन था, फिर अगली बार +1 वाले से इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर अगली बार +2 वाले से इलेक्ट्रॉन निकाला।
देखो जरा, पहले मैंने इस उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर अगली बार इस धनायन से इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर अगली बार इस +2 वाले धनायन से इलेक्ट्रॉन निकाला। तो क्या हमने इससे निकाला, फिर इससे निकाला, इससे निकाला। अब आकार देखो जरा, किसका आकार सबसे बड़ा है? उदासीन परमाणु, फिर धनावेशित, फिर +2 वाला धनावेशित। जैसे जैसे धनावेश बढ़ता जाता है साइज घटता जाता है। क्या हमने पढ़ा है? इसका आकार बढ़ा है, इसका आकार बढ़ा है, इसका मतलब ये इसका परमाणु नाभिक और इसका इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पर है। अब प्लस थोड़ा आकार छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएगा, और यहां पर आकार और छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और नजदीक आ जाएगा। तो सिंपल सी बात ये समझ में आ रही है यार, यहां दूरियां ज्यादा है, कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। यहां नजदीकियां बढ़ गई, यहां नजदीकियां और ज्यादा बढ़ गई, तो ऊर्जा और ज्यादा देनी पड़ेगी। तो हर बार आयनन ऊर्जा बढ़ती जाएगी, पहले के मुकाबले हर बार ज्यादा ऊर्जा लगेगी, क्योंकि दूरियां घट रही है। हाँ या ना? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। बोला जाता है ना कि यार कई बार ना थोड़ा सा मिलना है काफी, ज्यादा मिलेंगे ज्यादा क्लोज आएंगे, ज्यादा दिक्कतें होगी, ज्यादा रोना धोना होगा, इससे बड़े थोड़ा सा मिल लो। ठीक, ओके, हेलो हाय शाय, बस। तो आयनन ऊर्जाओं का क्रम, आयनन ऊर्जाओं का क्रम। IE1 का मान IE1 से बड़ा होगा IE2 और IE2 से बड़ा होगा IE3, या इसी तरीके से ये IP में निकाला जाए तो IP। हाँ जी, तो इन चीजों को बखूबी आप सही तरीके से लेंगे तो सब समझ में आएगा, अदरवाइज सब धूमिल हो जाएगा। अब सर आयनन ऊर्जा की परिभाषा समझ में आ गई। आयनन ऊर्जा क्या है? दी जाती है, जैसे जैसे दी जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं, सारी बातें समझ में आई। अब इसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये बताओ, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएंगे और हमें चीजें पता होगी तो हम कर पाएंगे, क्योंकि हमें पेपर में निकालना है चीजें। तो वहां पे जरा देखो, ध्यान से समझना है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा या IP को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, कि भैया कौन से कारक होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इनको अफेक्ट करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो आइए उन पर बात करें। बहुत ही सिंपल कारक है, ये कारक पढ़ेंगे, फिर थोड़ा गैप दूंगा, फिर अपन वापस से रिपीट करेंगे। ठीक है, ओके, हाँ जी। अब IP को प्रभावित करने वाले कारक, ये बड़े ध्यान से इत्मीनान से सुन लेना बच्चों। तो पहला कारक आकार, एटॉमिक साइज। तो अभी अभी हमने देखा था कि यार आकार जितना छोटा होगा ना वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो आकार के तो व्युत्क्रमानुपाती, मतलब आकार एटॉमिक साइज घटेगा तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हुआ। आयनन ऊर्जा आकार के व्युत्क्रमानुपाती है। ये चीज समझ में आ रही है? आयनन ऊर्जा साइज के व्युत्क्रमानुपाती होगी, जितना छोटा आकार होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है। आयनन ऊर्जा का क्रम अगर हम देखें लिथियम में, सोडियम में, पोटेशियम में, रुबिडियम में और सीजियम में, तो हम बता सकते हैं कि यार सीजियम का साइज बड़ा होता है, लिथियम का छोटा होता है, तो यहां ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, वहां ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, अर्थात घटता हुआ क्रम आएगा। क्या ही दिक्कत है बोलो? ऐसे हमने देख लिया। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहां पे देखूं बेरिलियम से अगर मैं चलूं बेरियम की ओर, तो बिल्कुल साइज डिक्रीज हो रहा है, मतलब साइज बढ़ रहा है, तो आयनन ऊर्जा घटती जाएगी। सीजियम का आकार बड़ा था, वो तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, उसके लिए इतनी ऊर्जा चाहिए ही नहीं, जबकि लिथियम का साइज छोटा है तो वहां ज्यादा ऊर्जा चाहिए। ठीक है, सेम इस तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम की ओर जाते 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 बेरियम तक जब हम जाएंगे तो ऊर्जा घटती जाएगी। ठीक है,
और Ie का जो क्रम देखते हैं ना अपन, पहली Ie का देखते हैं, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की। ठीक है, ओके। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। तो आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी, कम ऊर्जा लगेगी फिर। अब दूसरा जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट क्या होता है? नाभिकीय आकर्षण। आओ हमारे नजदीक आओ। ये तो इलेक्ट्रॉन को बांधने का काम करता है कि तू कहीं नहीं जाएगा, जितना आकर्षण होगा उतना मजबूती से। तो ज्यादा ऊर्जा, देख तुम्हारे आकर्षण को तोड़ूंगा मैं और ज्यादा ऊर्जा लो, ओम बच्चा, है ना। तो यार जेड इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा आपको आयनन ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ेगी। मतलब ये दोनों तो समानुपाती, आयनन ऊर्जा और जेड इफेक्ट एक दूसरे के समानुपाती है। दोनों राशियां साथ साथ बढ़ेगी। बाएं से दाएं जेड इफेक्ट बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। देखेंगे फिर इसके भी क्वेश्चन आगे। चमका, ओके। अब इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, कक्षकों की भेदन क्षमता। बहुत सिंपल है, कक्षकों की भेदन क्षमता। जो कक्षक नाभिक के जितना नजदीक होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होगा। आपको पता है 4 तरह के कक्षक होते हैं हमारे पास, एस पी डी एफ। इसके अलावा कोई और होता है क्या अभी तक? नहीं, 4 ही होते हैं। सबसे नजदीक कौन सा होता है? एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। जैसे कि ये मैं नाभिक हूं, मेरे हाथ की तरफ कौन सी उंगली सबसे पहले? ये वाली, ये एस कक्षक, ये पी, ये डी और ये एफ। तो सबसे नजदीक है एस कक्षक। एस कक्षक सबसे नजदीक होगा, अर्थात इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है। ये नाभिक के ज्यादा नजदीक है, अर्थात यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, जस्ट अगल बगल वाले से। हाँ जी, तो कक्षकों की भेदन क्षमता का क्रम, कक्षकों की, देखो कक्षकों की भेदन क्षमता जितनी ज्यादा होगी वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल, अर्थात आयनन ऊर्जा भी ज्यादा होगी। और कक्षकों की भेदन क्षमता का क्रम क्या होता है? कक्षकों की भेदन क्षमता का क्रम क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है, एस सबसे नजदीक है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। एफ की भेदन क्षमता बहुत ही वीक होती है, बहुत ही कम होती है। तो मतलब जिसकी भेदन क्षमता ज्यादा, तो समान कोश के लिए जिन कक्षकों की भेदन क्षमता अधिक होगी वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा, उतना ही मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। सिंपल इज दैट। ठीक है, जैसे कि देखो ध्यान से, बेरिलियम और बोरोन। बेरिलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 और इसमें इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p1। इसका भी कोश दूसरा है, उसका भी कोश दूसरा है, बस यहाँ s कक्षक में, यहाँ p कक्षक में इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं IE1 अर्थात पहला इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से मुश्किल होगा, तो हम बोलेंगे कि यार यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है, यहाँ p में है। s की भेदन क्षमता अधिक है, s कक्षक की भेदन क्षमता अधिक है p के मुकाबले, तो यहां से बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा। कारण क्या? कारण
एस कक्षक की भेदन क्षमता, और ज्यादा भी होगा तो जस्ट अपने अगल बगल वाले से, ऐसा नहीं कि बेरिलियम की तो आयनन ऊर्जा कार्बन से भी ज्यादा होगी या फ्लोरीन से भी ज्यादा होगी, भाई जस्ट अगल बगल वाले से ज्यादा, ठीक है। तो एस कक्षक की भेदन क्षमता पी कक्षक से अधिक होने के कारण, पी कक्षक से अधिक होने के कारण, ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई। और अब आगे कक्षकों की भेदन क्षमता वाला समझ में आया। भेदन क्षमता मतलब जो नाभिक की जितना नजदीक होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा। अब फोर्थ पॉइंट इंपोर्टेंट है अब तक में सब में से, क्योंकि ये थोड़ा समझ लोगे तो बढ़िया रहेगा। कक्षकों का विन्यास भी इंपॉर्टेंट होता है। कक्षकों का विन्यास कैसा है? कक्षकों का या फिर पूर्ण पूरित, ऐसे लिख लेते ना, पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित विन्यास, अर्धपूरित विन्यास। तो क्या आपको याद है, हमने याद करो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, तो याद करो क्रोमियम में अपवाद स्वरूप D4 की बजाय D5 हो जाता था, या कॉपर में D9 की जगह D10 हो जाता था। ऐसा क्यों होता था, क्या कारण था? तो हम बोलते थे कि सर D4 के मुकाबले D5 अधिक स्थायी होता है, एवं इसी प्रकार से D9 के मुकाबले D10 ज्यादा स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि D10 होते हैं तो पूर्ण पूरित और D5 होते हैं अर्धपूरित। तो कहने का मतलब ये है कि पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं आंशिक पूरित के मुकाबले। तो ज्यादा स्थायी तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ये बात। तो जरा देखो ध्यान से, चूंकि हम जानते हैं, नहीं जानते तो जान लो, चूंकि हम जानते हैं कि पूर्ण पूरित जैसे कि S में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हो, P में पूरे 6 भरे हुए हो, D में 10 भरे हुए हो, F में 14 भरे हुए हो। पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित जैसे कि S में तो क्या ही भरना, S में तो एक ही आएगा, P में 3 हो, D में 5 हो, F में 7 हो। पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित विन्यास आंशिक पूरित विन्यासों से अधिक स्थायी होते हैं, से अधिक स्थायी होते हैं। इसीलिए अब अधिक स्थायी है तो इनसे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें तो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी आंशिक कक्षकों की तुलना में। से अधिक स्थायी होते हैं, इसीलिए इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जनरल उदाहरण बताता हूं, जनरल उदाहरण जैसे कि देखो, एक जानते हो आप ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम मैग्नीशियम वाला ग्रुप। एक जानते हो ग्रुप नंबर 13 बोरोन परिवार, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम वाला। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हो आप, NH2। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हो आप, NH2NP1। ये पूर्ण पूरित। अगर मैं बात करूं आयनन ऊर्जा प्रथम की, प्रथम आयनन ऊर्जा निकालना कहां से मुश्किल होगा? यहाँ S पूर्ण पूरित है जबकि वहां पे P में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ
यहाँ पूरा पूरा भरे हुए कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जबकि वो आंशिक पूरित, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इनसे मुश्किल होगा। तो ध्यान रखना, ग्रुप 2 वालों की आयनन ऊर्जा ग्रुप 3 वालों से ज्यादा, 13 वालों से ज्यादा होती है। कारण क्या? ये पूर्ण पूरित विन्यास रखते हैं, पूर्ण पूरित विन्यास, और वो आंशिक पूरित है। पी में एक इलेक्ट्रॉन से कुछ मतलब नहीं होता, 3 होते तो दिखता कुछ, 6 होते तो दिखता कुछ। अपने जस्ट बगल वाले ही तो है यार। देख बोरो, इसमें क्या आता है? बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, इसमें क्या आता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, ठीक है, तो उसके जस्ट बगल में ही हो, ठीक है, ओके। तो यहां पर इनकी ज्यादा होती है, बाइतम कोश इनमें सेम ही होते हैं। तो इसी वजह से अगर मैं आपको यहाँ पे, इसी वजह से, ये तो अपन ने जनरल ट्रेंड देखा, ठीक है, जनरल ट्रेंड देखा। अब देखो उदाहरण, अगर आपसे पूछ लिया जाए आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी? आप खट से बोल दोगे एल्यूमिनियम आता है 13वें वर्ग में और मैग्नीशियम आता है दूसरे वर्ग में। इसमें बाइतम कोश होगा 3s, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी तीसरा है, लेकिन इसमें s में 2, p में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ p से निकलेगा, जबकि यहाँ s से निकलेगा। s से निकालना मुश्किल है क्योंकि ये पूर्ण पूरित है बेटा, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ महंगा पड़ जाएगा, ठीक है, ओके। अब जैसे पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ, तो s में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, 3s1, और यहाँ पर फिर p तो खाली, अब 3s2 बचा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, अगर आपसे पूछा जाए IE2 पूछा जाए, आप तो IE2 बताओ, तो IE2 मैग्नीशियम से निकालने में ज्यादा नुकसान है कि एल्यूमिनियम का निकालें? दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3s1 में कन्वर्ट हो गया। मान लो आपने बहुत ज्यादा ऊर्जा दे दी इसको, निकाल दिया हमने पहला इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे कर कुरा के, मार पीट के समझा दिया। अब एक बार समझ गया ना, इसका कक्षक जो स्थायी था वो टूट गया, 3s2 से 3s1 बन गया, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है ना भाई। दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? 3s2 से नहीं, 3s1 में बदल चुका ना, वहां से निकलेगा। और ये 3p1 तो खत्म ही हो गया, सिर्फ ये बचा, तो दूसरा निकालना यहां से महंगा पड़ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, ये क्लियर हो गया। तो पूर्ण पूरित कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए वहां से मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा भारी पड़ा एल्यूमिनियम से पहला। लेकिन जैसे मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा बेटा, तो मैग्नीशियम ऑलरेडी मैग्नीशियम +1 में जा चुका है और एल्यूमिनियम +1 बना चुका है। तो अगला इलेक्ट्रॉन, तो फिर उनके विन्यास देखोगे ना, तो एल्यूमिनियम का तो अब 3s2 ही बचा, जबकि मैग्नीशियम का 3s1 बचा। ये कहना चाह रहा हूं। तो जरा देखो ध्यान से, ग्रुप 2 के मुकाबले ग्रुप 13, अगर पहला इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इससे गाना मुश्किल है उसके। तो इसी तरीके से देखो ध्यान से, ये तो यहां पे भी इसी तरीके से, इसी प्रकार ग्रुप 15 और ग्रुप 16। ग्रुप 15 का NH2NP3, इनका सामान्य होता है NH2NP4। तो ये अर्धपूरित विन्यास है ना, अर्धपूरित विन्यास। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना IE1, प्रथम आयनन ऊर्जा इनकी ज्यादा होगी। तो अगर आपसे बोल दिया जाए, जैसे कि उदाहरण कि आओ बताओ आयनन ऊर्जा प्रथम सोडियम नाइट्रोजन की ज्यादा कि ऑक्सीजन की ज्यादा, तो हमने ये देखा कि यार इसका बाइतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरे आवर्त में आता है तो 2s2 2p3, दूसरे आवर्त में आता है तो 2s2 2p4, ये अर्धपूरित विन्यास है। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना तो भाई साहब यहां से मुश्किल होगा। अगर हमसे बोल दिया जाता दूसरा इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन n, भाई पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पे p में 2 रह गए, यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहाँ p में 3 हो गए। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना वहां से मुश्किल हो जाएगा, तो फिर उल्टा हो जाएगा।
यह कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो मजा आएगा बेटा। समझ में आया? ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट ही आपके दिमाग को एकदम मस्त कर देंगे, झकाझक कर देंगे। ये ऐसा ही ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है? फॉस्फोरस, इधर आता है सल्फर, उनमें भी ऐसा ही होगा। IE1 अगर आप उनकी कंपेयर करेंगे, फॉस्फोरस की ज्यादा होगी सल्फर से, और अगर IE2 कंपेयर करेंगे आप उनकी, उल्टा हो जाएगा, फॉस्फोरस से ज्यादा होगी सल्फर की। सबसे पहले बता देना चाहिए था। इसी प्रकार ग्रुप नंबर 1 और 2 में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, इनका NS2 होता है। इसलिए नहीं बताया क्योंकि तो नॉर्मली ट्रेंड है। ठीक है भाई, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा IE1, तो ये पूर्ण पूरित है, तो यहाँ पे ज्यादा होगा। तो ग्रुप नंबर 1 वालों की तुलना में ग्रुप 2 वालों की प्रथम आयनन बंधुता ज्यादा होती है। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करें तो यहाँ तो इस खाली अष्टक ही पूरा हो जाएगा, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। जैसे कि उदाहरण देखो, जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम की बात की जाए तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा लिख देता हूं मैं यहां पर आपके लिए, या फिर नियोन लगाकर, नियोन 10 3s1, यहां पर नियोन 10 3s2। अगर पहला इलेक्ट्रॉन की बात करोगे आप हमसे, तो भाई पहला इलेक्ट्रॉन तो ये तुरंत निकाल देगा। अरे भाई निकल, मैं तो निकाल लूंगा, मेरे तो अष्टक पूरा हो जाएगा। यार मेरे तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाल तो मैं नहीं चाहूंगा, देख मेरा तो अष्टक पूरा है, मैं मतलब मेरा एस पूरा भरा हुआ है, मैं क्यों निकालूं? वाई, क्या जरूरत है मुझको, सब कुछ तो है मेरे पास, इसलिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, देख तेने बोला था पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दे, वो तो मैंने निकाल दिया, अब मेरा अष्टक पूरा हो गया। ये अरे मैं तो चाहूंगा यार, मेरे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन में क्या करूंगा, मेरे को तो एक और इलेक्ट्रॉन निकाल, तब जाके मेरा फायदा होगा। पहले फालतू में मेरा जुड़ा था, बढ़िया तोड़ दे तूने, अब क्या करूं इसका, इसको भी ले जा, तो दे देगा, लेकिन ये नहीं दे पाएगा क्योंकि अब इसका एस से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब सोडियम ने अष्टक पूरा कर लिया होगा Na+ बना करके, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना फिर यहां से मुश्किल है। बोलो, तो ये वाली बातें भी समझ में आई होगी। तो ये बात है, ओके जी।